हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मराठन किंग या मराठन एम्पायर को एक तरीके से डिस्कस किया था, जिसके फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके हमने लाइफ के बारे में जाना था, किस तरीके से वो अपने रूल किया करते थे, किस किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों को, औरंगजेब और जो है आदिल शाह को किस तरीके से परेशान किया और किस तरीके से वो वॉर जीतते जीतते उनकी 1680 में डेथ हो जाती है। इस लेक्चर में हम लोग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। महाराज शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अष्ट प्रधान पे बेस्ड था। अष्ट प्रधान यानी कि 8 प्रधान। ये एक तरीके से मिडिवल एजेस में एक तरीके से राजशाही तंत्र चला करता था कि किस तरीके से किंगडम को चलाना है, किस तरीके से क्या। तो ये 8 प्रधान का मॉडल एक तरीके से मिडिवल पीरियड से हम लोगों ने उठाया, मतलब महाराज शिवाजी ने उठाया। 8 प्रधान यानी कि 8 मिनिस्टर्स, 8 मिनिस्टर। कहने का मतलब एक तरीके से काउंसिल समझ लीजिए, जिसमें आते थे पेशवा, अमात्य, सुमंत, वकीयानविस, सेनापति, न्यायाधीश, सचिव और पंडित राव। ये लोग कौन है, आइए डिस्कस करते हैं। पेशवा वाज द हाईएस्ट ऑफिशियल। हाईएस्ट ऑफिशियल मतलब कि शिवाजी के बाद सबसे टॉप मोस्ट एक तरीके से इन्हीं को माना जाता था, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए इनको। अमात्य कौन थे, अमात्य वो फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि टैक्सेस की वसूली कितनी करनी है, किसके ऊपर क्या लगाना है, किसका किस तरीके से क्या मैनेज करना है। ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस वाज इन द हैंड ऑफ अमात्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुमंत। सुमंत हमारे फॉरेन मिनिस्टर। ये फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री कहने का मतलब कि किस तरीके से जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ किस तरीके से करना है, किस पे अटैक करना है, किससे ट्रीटी करनी है, ये सब हैंडल ये किया करते थे। वकीयानविस, ये स्पाई मिनिस्टर या एक तरीके से इनको इंटरनल मिनिस्टर भी कह लीजिए। ये स्पाई तो आप समझ ही गए होंगे, ये गुप्तचर विभाग था एक तरीके का कि किस तरीके से स्पाई वाई किया करते थे, जासूसी किया करते थे। ये वकीयानविस इनके ये हेड हुआ करते थे। सेनापति, ये तो नाम से क्लियर है, इज द आर्मी कमांडर। कहने का मतलब कि जो सेना को लीड करना है, किस तरीके से आर्मी रखनी है, क्या क्या जरूरतें हैं आर्मी की, ये सब ये ध्यान दिया करते थे। न्यायाधीश, जुडिशरी। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये समझिएगा, न्यायाधीश जुडिशरी कहने का मतलब ये जुडिशियल उसमें रहते थे, मतलब न्याय करने के उसमें। बट सबसे अगर इनके भी ऊपर देखा जाए तो सबसे बड़े न्यायाधीश शिवाजी ही थे, है ना। तो कहने का मतलब ये सारे लोग उनके अंडर ही आ रहे हैं और इनके क्या नाम है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करते थे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई एडवाइस दे रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं तो शिवाजी वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट दैट सजेशन, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब वो इस चीज को ओवररूल भी कर सकते थे, आखिरी डिसीजन शिवाजी का ही होता था। आगे बढ़ते हैं। सचिव, ये सेक्रेटरी। कहने का मतलब किस तरीके से पत्रिका जारी किया करते थे, ये वो विभाग है। और पंडित राव, पंडित राव इज द हाईएस्ट ऑफिशियल। कहने का मतलब पंडित राव हाईएस्ट प्रीस्ट हो गए, प्रीस्ट कह लीजिए इनको, हाईएस्ट ऑफिशियल नहीं मतलब हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफिशियल। कहने का मतलब वो धर्म कर्म से रिलेटेड मामले पंडित राव, यानी कि ये सबसे टॉप के लीडर थे। लीडर क्या मतलब प्रीस्ट थे, पंडित थे। ये पंडित और जो क्या कहना है धर्म कर्म के मामले में ये सब देखा करते थे, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या नाम है, अमात्य, जो कि फाइनेंस देखा करते थे। तो आइए उनसे 2 तरीके के टैक्स जो ज्यादा मराठा एम्पायर में प्रचलित है उनको देख लेते हैं। पहला है चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी। ये चौथ है, ये नाम से क्लियर हो रहा है, 1/4। ये चौथ उन एरिया से लिया जाता था जहां पे मराठा एम्पायर का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। इनडायरेक्ट कंट्रोल यानी कि मान लीजिए वो उनके अंडर नहीं आ रहे हैं, बट उनसे टैक्स इसीलिए लिया जा रहा है ताकि वो उनको एक तरीके से सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करना कि हम आपसे सुपीरियर हैं, हम चाहे आपको अटैक कर से अपने में मिला सकते हैं, नहीं मिला रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से आपको फॉरेन इन्वेडर से भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 1/4 हिस्सा हमें देना पड़ेगा, मराठा एम्पायर को देना पड़ेगा। सरदेशमुखी क्या है, ये 1/10 हिस्सा था। ये उन एरिया से लिया जाता था जहां पे मराठा एम्पायर का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। अब क्या कहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा एम्पायर यानी कि शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कई हिस्टोरियंस ने कई राय दी है, बट ये कई बार पूछा गया है, हिस्टोरियन स्मिथ के बारे में काफी पूछा गया है कि इन्होंने महाराज शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रजातंत्र को, राजतंत्र को बैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन, डाकू की उपाधि, मतलब डाकू एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि दे दी थी कि क्योंकि इनका क्या था कि गोरिल्ला वॉरफेयर में ये बहुत ही पारंगत है। कहने का मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर तो आप समझते होंगे कि सैनिक पहाड़ के अंदर छुपे रहते थे, जंगलों में छुपे रहते थे, जब अचानक से आते थे, मारा पीटा लूटा और फिर वापस अपने अपने रास्ते चले गए। तो इस तरीके से ये हिस्टोरियन जो स्मिथ हुआ करते थे उन्होंने शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन को डाकू की उपाधि दी थी कि बैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन।
अब आइए बढ़ते हैं हम इनके सक्सेसर्स की तरफ। सक्सेसर्स यानी कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 1680 में महाराज शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है और उनके आगे आने वाले बाद जो उनके वंशज है वो इस तरीके से कुछ आए। 1680 में महाराज शिवाजी की डेथ हो जाती है। 1680 में ही उनका जो छोटा लड़का रहता है राजा राम, वो अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है। और 1680 में ही संभाजी, हु वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ राजा राम, यानी कि बड़े बेटे थे महाराज शिवाजी के, ये इनको तुरंत हटा के गद्दी को अपने लिए सीज कर लेते हैं संभाजी। यानी कि संभाजी का कार्यकाल हमें 1680 से लेके 89 तक देखने को मिलेगा। इन्होंने कवि कलश, जो कि इनके काफी एक ट्रस्टेड मतलब वो थे कि काफी इनके पर भरोसा किया करते थे, उनको इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर या एक तरीके से कह लीजिए काफी क्लोज मतलब उनको रखा, और ताकि चीजों को मैनेज करते रहे और अफेयर्स को मैनेज करते रहे मराठा एम्पायर को, इन्होंने कवि कलश को अपॉइंट किया एज प्राइम मिनिस्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने अपनी कैपिटल रायगढ़ को डिक्लेयर की। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि रायगढ़ को कैपिटल किसने बनाया था, तो वो थे संभाजी। और इनके बारे में एक ये चीज जानिए आप कि इन्होंने अकबर, ये वो वाले अकबर नहीं है, ये अकबर औरंगजेब का लड़का, औरंगजेब का लड़का था एक अकबर। अकबर ने अपने ही फादर के खिलाफ एक तरीके से रिवोल्ट कर दिया था और ये भाग के जो है इनके पास है, संभाजी के पास है, मराठा एम्पायर में आए रिफ्यूज लेने के लिए कि भाई हमें बचाइए। और ये रिफ्यूज देने मतलब ये संभाजी ने जब उनको रिफ्यूज दिया तो जिसके वजह से औरंगजेब काफी नाराज हो जाता है और 1689 में अपनी एक आर्मी के साथ मराठा के साथ युद्ध होता है और उसको संभाजी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। संभाजी और ये जो कवि कलश, ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों लोगों को मार दिया जाता है। और ये एक छोटा सा मैंने एक पॉइंट यहां लिखा है, ये है साहू जी। ये साहू जी संभाजी के ही पुत्र रहते हैं, उस समय काफी छोटे रहते हैं। तो ये साहू जी को और उनकी फैमिली को औरंगजेब दिल्ली उठा के मतलब बंदी बना के ले जाता है। अब ये संभाजी तो खत्म हो चुके हैं, यानी कि गद्दी का रास्ता क्लियर है। तो फिर यही राजा राम दोबारा गद्दी को अपना संभाल लेते हैं। और इन्होंने, इनके बारे में ये चीज जानिए कि इन्होंने अपनी कैपिटल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जहां की कैपिटल संभाजी ने रायगढ़ को डिक्लेयर किया था कि रायगढ़ वाज द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर, तो यहाँ पे राजा राम ने रायगढ़ से शिफ्ट करके सातारा, ये ऐसा हुआ क्या कि मतलब ये रायगढ़ छोड़ के एक तरीके से भाग निकले या मतलब छोड़ दिया कि कहने का मतलब औरंगजेब को दोबारा हमला हो जाए, तो ये एक तरीके से अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रायगढ़ से सातारा शिफ्ट कर लेते हैं और कैपिटल को भी रायगढ़ से सातारा शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम की मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो छोटा लड़का रहता है सन ऑफ राजा राम, शिवाजी 2, इनको महाराज घोषित कर दिया जाता है बाय ताराबाई। ताराबाई उनकी मदर है और उनके रेजेंट की तरह काम करती है। कहने का जैसे कि बैरम खान ने अकबर को गद्दी पे बैठा के सत्ता चलाई थी, वैसे ही ताराबाई उनके अपने पुत्र को शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बैठा के राजा घोषित करती हैं और जो है चीजों को अफेयर्स को मैनेज करती हैं, पूरे मराठा एम्पायर को अफेयर्स को मैनेज करती हैं। आइए हम लोग चलते हैं साहू जी। ये साहू जी कहने का मतलब ये 1707 की आपको घटना मालूम ही होगी। 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है, दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह फर्स्ट डिक्लेयर हो जाते हैं एज द न्यू मुगल किंग। ये पोस्ट मुगल पीरियड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1707 में जब जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उनका जो लड़का बहादुर शाह फर्स्ट जब राजा बनता है या बादशाह बनता है, तो इनके फैमिली को रिलीज कर देता है और शाहू जी रिलीज हो जाते हैं। और जैसे ही वो रिलीज होते हैं तो ताराबाई ये सातारा में जो ये अपना राजपाट चला रही थी, वहां पे अटैक कर देते हैं, लड़ाई करते हैं ताराबाई से और एक तरीके से मान के चलिए कि ताराबाई को हरा के वो गद्दी अपने वापस ले लेते हैं। और इन्हीं के पीरियड में ये जो पेशवा पोस्ट है, पेशवा यानी कि ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है हाईएस्ट ऑफिशियल, ये काफी पॉपुलैरिटी गेन कर लेती है, जिसका हमें जो इम्पैक्ट है ऑन द मराठन एम्पायर ये अगले लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि शाहू जी ने जब अटैक कर देते हैं शिवाजी द्वितीय यानी कि ताराबाई के ऊपर, तो मराठन एम्पायर दो हिस्सों में पड़ जाता है। कौन? सातारा, जहां पे थे तो ये शिवाजी 2, बट अटैक के बाद आ जाते हैं कौन? साहू जी। और ये जो शिवाजी 2 रहते हैं वो कोल्हापुर का दो तरीके से डिवाइड हो जाता है कि कहने का मतलब कि सातारा वाज मैनेज्ड बाय साहू जी एंड कोल्हापुर वाज मैनेज्ड बाय शिवाजी 2। अब यहाँ पे ये एक तरीके से मराठा एम्पायर डिवाइड हो चुका है। इनके सक्सेसर्स काफी वीक थे, जिसके वजह से एक ये ट्रीटी है, अभी एक्चुअली आप लोग समझ लीजिए इस चीज को, जब नेक्स्ट हम लोग पेशवा को डिस्कस करेंगे तो ये ट्रीटी अभी
अच्छे से समझ में आएगी आपको। इसमें एक ट्रीटी ऑफ संगोला होती है 1750 में, जिसमें मराठा किंग जो है वो सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसकी, पेशवा की। ये पेशवा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि एक ओवरऑल व्यू आपको समझ में आ सके कि मराठा एम्पायर किस तरीके से चला करता था और किस तरीके से एंग्लो मराठा वॉर हुए और अपने डिमाइस की तरफ बढ़ चला वो। तो ठीक, ये अगर आपको, आई होप मेरा ये लेक्चर आपको ये क्लियर हो गया होगा अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी यानी कि मराठा एम्पायर एंड सक्सेसर्स, और किस तरीके से उनके एम्पायर को बांट दिया गया और किस तरीके से ये ट्रीटी ऑफ संगोला के बाद से एक तरीके से मान के चलिए कि पेशवास पावर में आ गए। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।